So welcome back in Brand Craft Studio और वेलकम इन अवर सबसेंस पेंटर। सो फाइनली हम लोग सबसेंस पेंटर के अंदर आ चुके हैं और सबसेंस पेंटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक टेक्सचरिंग टूल है जो कि मेरे ख्याल में तमाम लोगों को पता ही होगा, विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल बेस रेंडरिंग स्टैंडर्ड, और जिसके अंदर हम लोग टेक्सचरिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी जैसी बातें करते हैं। और सबसेंस के जो बहुत सारे ऐसे ऐसे फीचर्स नए नए आ चुके हैं जिसके अंदर आप ऑटो अनरैप भी कर लेते हैं। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विथ ऑटो अनरैप, क्योंकि ऑटो अनरैप जो है वो आपके पास से जो है ना वो कुछ चीज़ें ऐसी आपको चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें का मोस्टली चीज़ आपको ऐसी चाहिए होती है जो कि एक अनरैप स्टैंडर्ड के अंदर आपको रिक्वायरमेंट होती है वाइल टेक्सचरिंग। सो कभी कभार ऐसा होता है कि चलता हूँ काम के लिए जो है ना आप अनरैप ऑटो अनरैप चलाते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग अभी कवर अप करेंगे किस किस तरीके से होती है। सबसे पहले सबसेंस का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसेंस क्या है और इसकी टेक्सचरिंग कैसे होती है, ये मटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स, अल्फाज, टेक्सचर्स। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये एडिड रिसोर्सेज है, इसके अंदर भी वही अंडू रीडू। सबसे पहले हम लोग मॉडल इंपोर्ट करा लें ताकि कुछ करते वक्त जो है ना हमें साथ साथ पता भी लगता रहे। इंपोर्ट का जब आप बटन दबाते हैं, न्यू से हम लोग इंपोर्ट में जाते हैं, ठीक है। जब कभी भी काम करेंगे या फिर जब कभी भी टेक्सचरिंग करेंगे तो हमेशा हम न्यू पर जाएंगे। इसमें इंपोर्ट वाला इस तरीके से डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है जिस तरीके से हमारे पास पीछे मैक्स या दूसरे अदर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। तो आपने सबसे पहले न्यू करना है। न्यू के बाद आपके पास आ जाता है ये वाले एक विंडो जिसके अंदर आप मॉडल इंपोर्ट कराते हैं। या आपके पास आ रही है फाइल इंडिकेशन जहां से आप सेलेक्ट करके आप अपने मॉडल के अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती है बेसिक टेम्पलेट्स कि आपने किस किस पर काम करना है। सो ये टेम्पलेट्स मैं कभी भी मैंने आज तक छेड़े नहीं है, सही है ना। मैं जस्ट इसको स्टैंडर्ड पर रखता हूँ कि सेलेक्ट टेम्पलेट। मैं किसी अंदर कभी भी जाकर जो है ना काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें वही हैं, SM, PBR, मेटालिक रफनेस एंड दिस अदर स्टफ। सो आपने कुछ नहीं करना, इस पर ही रखें। उसके बाद आ जाती है आपके पास डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन। ये क्या करता है कि जो आप टेक्सचरिंग कर रहे हैं ना, टेक्सचरिंग की जो आपके पास व्यू पोर्ट है वो आपके रेजोल्यूशन दिखाता है कि हाँ भाई आप जो है ना वो 4K पर काम कर रहे हैं कि 2K पर काम कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट स्लॉट्स हैं, ये 128, 256, 512, ये आर रेजोल्यूशन, दीज आर रेजोल्यूशन। डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन के अंदर आपके पास यार सारी चीज़ें आ रही होती है कि आप 512 पर काम कर रहे हैं या 1024 पर काम कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन यू एंड योर रिक्वायरमेंट कि आप किस पर काम करते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद 1024 पिक्सल्स, सही है ना। और सबसेंस जो है वो हमेशा टेक्सचरिंग जो करता है वो करता है क्वाड पर, यानी कि ये प्रोपोर्शनली ही लेकर चलेगा। इसकी अगर x जो है वो 1024 है ना तो उसका y भी 1024 ही होगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी विड्थ जो है वो 1024 है तो हाइट भी हमेशा वही होगी, प्रोपोर्शनली होगी। ये कभी भी ऐसा टेक्सचरिंग नहीं करेगा कि आपके पास 1024 के बाद जो है ना 786 आ रहा हो या 1024 के बाद जो है ना 2000 समथिंग आ रहा हो, ठीक है ना। और ये आपके पास ये नॉर्मल मैप फ्रंट ओपन जेल पर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो ये ओपन जेल पर ही मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है एक और ऑप्शन, यूडीम सेलेक्शंस। यूडीम क्या होते हैं? ये आपके पास एक टेक्सचर का एक स्टैंडर्ड है कि आप जब जैसे मैक्स खोल लेता हूँ मैंने ये दो बेसिक से मॉडल बनाए थे। और मैं जब अनरैप में जाता हूँ ना तो देखें ये दोनों मॉडल सेलेक्टेड हैं, एक ही जगह पर है, ठीक है। तो यूडीम क्या करता है? यूडीम मैंने जस्ट सेलेक्ट बाय यूवी, सेलेक्ट बाय मटेरियल एलिमेंट, ये रहा। यूडीम क्या करता है एग्जैक्ट, मतलब इस जगह पर अगर यूवीज पड़ी है ना तो अभी आपके पास एक और आइलैंड क्रिएट हो गया है, इससे हटकर बाहर आ गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल यूडीम स्टैंडर्ड। तो सबसे इसके ऊपर जाता है कि आपके पास यूडीम वर्कफ्लो पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो ये आपको, अगर आपके पास यूडीम वर्कफ्लो है तो आप इस पर करेंगे, लेकिन मैं यूडीम पर फिलहाल अभी नहीं हूँ। मेरी जो तमाम यूवीज हैं वो स्टैंडर्ड पर है। लाइक मैं अगर इन तमाम को मैं जाता हूँ ना तो मैं मेरे पास जो है ना इस तरीके से ही है स्टैंडर्ड, यानी कि आपके पास एक ही यूवी लेआउट के अंदर सारी चीज़ें हैं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बाय मटेरियल काम कर रहे हैं, यूडीम पर अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये यूडीम सिलेक्शन का यूवी टाइल वर्कफ्लो आपसे पूछता है, तो इसको भी आपने नहीं छेड़ना क्योंकि हम लोग अभी स्टैंडर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक बेसिक के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये वाली सेटिंग है इंपोर्ट सेटिंग्स, कि आपके पास इंपोर्ट कैमरास वगैरह हैं तो आप यहाँ पर आते हैं। फिलहाल आज तक मैंने कभी भी सक्सेस के अंदर कैमरा कभी भी इंपोर्ट नहीं करा है। हाँ, ऑटो अनरैप
मल्टीपल टाइम्स करा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि मैं कभी कभार जब ZBrush से अपना मॉडल यहाँ पे लेकर आता हूँ आफ्टर द रीटॉपिंग एंड लो पॉली ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद मैं जस्ट एक विद इन सेकेंड अपना रिजल्ट देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑटो अनरैप पर चेक लगाता हूँ और उसके बाद मॉडल इंपोर्ट कराता हूँ। देन आपका मॉडल जो है वो ऑटो अनरैप पर चले जाता है, फिर उसके बाद आता है, देन फिर मैं फटाफट जो है ना अपना वो बेकिंग वगैरह कर लेता हूँ। सो इसके लिए ऑटो अनरैप मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज़ करा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है ऑटो अनरैप का, जो कि अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, विच इज़ बिकॉज हमारा जो मॉडल है वो ऑलरेडी अनरैप्ड है। सही है, ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद आपके पास आ गए इंपोर्ट बैक मैप्स, जो आपने अगर पहले बेक करें में तो आप यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं, जो कि हम लोग बाद में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सही है, तो ये वाली सारी चीज़ें, इसके भी फिलहाल आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये कलर मैनेजमेंट की भी आपके उस फिलहाल अभी सच कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं जस्ट जा रहा हूँ, ये बेसिक आपने स्टैंडर्ड रखनी है एक्सेप्ट ऑफ दिस। अगर आपको ऑटो अनरैप के नीड है तब आप ऑटो अनरैप करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें फिलहाल, ये सारी चीज़ें बाद के अंदर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ सेलेक्ट के अंदर, और जो मेरा मॉडल है वो ये रहा, बॉक्स एंड सिलेंडर डॉट OBJ। एंड हमेशा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हमेशा FBX पर काम करने के बजाय OBJ पर काम करें, हमेशा हमेशा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जस्ट मैं पहले ओके करा दूँ, ठीक है। ये आप ओके करेंगे तो आपके विंडो के अंदर ये आ गए आपके मॉडल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अभी लाइट इसके ऊपर बाउंस हो रही है, आपको बिल्कुल ये जो है ना लाइक बॉक्सी बॉक्सी फील नहीं आ रही, क्योंकि ये डिटैच नहीं हुए है। इसकी भी थोड़ी सी आपको टेक्निक बता देता हूँ कि ये क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कि इनके ऊपर लाइट जो है वो डायरेक्टली हिट होने के बजाय इसके ऊपर बाउंस हो रही है, आपके पास ये एजेस नहीं दिख रहे। वो इसलिए कि अब मैं थोड़ी सी रेंडरिंग की भी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता जाऊँ साथ साथ, कि जो आपके जो मॉडल के अंदर वर्टिसेस और एजेस जो वेल्डेड होते हैं ना, तो तब यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करता है रियल टाइम ग्राफिक्स के इंजन के अंदर, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे चेक के लिए बेक करा दूँ, October 512 बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स, तो उसके बाद शायद जो है ना ये लाइट बेक करना बंद कर दे। नहीं गया, सही है ना। तो आपके पास वो बेकिंग के अंदर भी ये वाली चीज़ कवर अप नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ के योर मॉडल इज़ नॉट डिटैच्ड। इसके वर्टिसेस जो हैं वो सारे के सारे वेल्डेड हैं। वो भी मैं आपको लेटर ऑन दिखा दूंगा कि वो क्या चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा हम लोग आगे चले आएंगे। आपके पास ये वाले मॉडल आ चुके हैं, ठीक है। ये है आपके पास ब्रश साइज वाली चीज़ें, ये आपके पास ये बेकिंग वाली चीज़ें जो कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती हैं व्यू पोर्ट के अंदर। ये एडिट के अंदर तो वही वाली चीज़ें कि Ctrl+Z अंडू रीडू, ये वाली चीज़ें आपके पास जब आ रही हैं। और ये है प्रोजेक्ट कन्फिग्रेशन, ये तब इस्तेमाल होती है जब आप कोई मॉडल में चेंज कर लें और फिर उसके बाद दोबारा इंपोर्ट कराएंगे, तब ये चीज़ काम आती है। और ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे जो है ना यूज़ के अंदर आएगी ये वाली चीज़ जब आप काम करेंगे ना इंशाल्लाह सब्सटेंस पेंटर के अंदर। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ गलती कर देते हैं और मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, उसके बाद टेक्सचरिंग भी कर लेते हैं, लेकिन एट द टाइम जब उस गलती वाली जगह पर पहुंचते हैं तो दिखता है कि यार यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। हमें वापसी मॉडल में काम करना पड़ता है और फिर इंपोर्ट कैसे कराएं कि हमारी टेक्सचरिंग भी ना छिड़े। तो ये ऑप्शन है वो कि जहाँ से जो है ना आप अपने मॉडल को री इम्पोर्ट कराते हैं। वो कैसे कराते हैं कि अभी हाथ के हाथ में दिखा दूँ। ये जो चीज़ हो रही है ना आपके साथ, ये वाली चीज़, मैं ये वाली चीज़ कर देता हूँ। देखिए, जो मॉडल हमने सबसे इसके अंदर लेकर गए थे, उसके लाइट बाउंसिंग का जो इशू हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था कि रियल टाइम इंजन के अंदर जो है ना वो डिपेंडेंसी आती है सम काइंड ऑफ मॉडल के, वो लाइट जो हिट नहीं हो रही ना, वो हो रही है आपके इन एजिस की वजह से कि ये वेल्डेड है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल इन दो पॉलीगॉन्स को पकड़ा जो कि हमें अलग करने, हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइट बाउंस ना हो। सो आपने डिटैच पर आना है और डिटैच टू एलिमेंट कर देना है, सही है ना। एलिमेंट और क्लोन और ऑब्जेक्ट का आपको फ़र्क ऑलरेडी पता है, जो कि हम लोग पुरानी क्लासेस के अंदर कवर अप कर चुके हैं। एलिमेंट में रहेगा तो वो मॉडल के अंदर ही रहेगा, जस्ट यहाँ से सिंपली वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, आपने ये वाला फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इन मॉडल्स को भी जो है ना डिफरेंट पॉलीगॉन्स को जो है ना डिफरेंट एलिमेंट में तोड़ देंगे। सो वही दो पॉलीगॉन्स पकड़े मैंने, एक दूसरे के ओपोनेंट है, इस वजह से मैं इन दोनों को साथ पकड़ रहा हूँ। यहाँ से ये लिया और सारे के सारे डिटैच टू एलिमेंट हो गए। अब ये वेल्डेड नहीं है, देखें। जैसे ही एलिमेंट मोड के अंदर आता हूँ, मैं पकड़ता हूँ तो देखें मेरा मॉडल जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ है,
ठीक है, अब मैंने इन दोनों को पकड़ा मॉडल को और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड विद दिस मॉडल और सेम नाम सेम चीज़ें अप्लाइड हैं और उसके बाद वहाँ जाते हैं सबसेंस में हम लोग वही चीज़ री इम्पोर्ट कराएंगे। सो एडिट के अंदर जाकर आपके पास ऑप्शन है ये वाला प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, आप यहाँ से आकर उसके बाद आपकी जो डेजिग्नेशन थी ये रहा बॉक्स एंड सिलेंडर डॉट ओबीजे। अब देखिए आपके पास फाइन लाइंस आ रही हैं और मॉडल भी आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। उसके बाद री इम्पोर्ट का ऑप्शन है, वो क्या करता है कि ये चीज़ जो मैंने स्टेप बाय स्टेप करी है वो डायरेक्टली कर देता है यहाँ से जस्ट री इम्पोर्ट मैश। ये वाला बटन जो है मेरे ख्याल में सब्सटेंस के जो ओल्डर वर्जन है उसके अंदर नहीं था, जिसकी वजह से मैं यूज टू था इस स्टेप पे जाने के लिए, तो मैंने ये चीज़ आपको दोबारा बता दी। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी चीज़ वो कर सकते हैं जो कि मैंने अभी प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से करी है। री इम्पोर्ट मैश कर देंगे तो जो आपने चेंजेस करी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग क्या होती है, ये आपकी जनरल सेटिंग है जो कि प्रेफरेंस के अंदर आपको दूसरे अदर सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती हैं। आप चाहें तो आप अपने जो बैकग्राउंड कलर है वो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और ये सारी कुछ कैशे वगैरह वाले पार्ट हैं जो कि मेरे ख्याल में फ़िलहाल इस चीज़ की बिल्कुल भी आपको छेड़ने की नीड नहीं है। फिर आते हैं मोड्स। मोड्स क्या हैं, बेक, मैश मैप्स, पेंटिंग एंड रेंडरिंग। ये मोड्स आपके पास यहाँ पर भी शेयर्ड है, तो मैं कभी भी यहाँ से, मुझे अब नहीं पता है आज तक कि मैं कभी यहाँ से गया हूँ कि नहीं गया हूँ, मैं यूज़ टू यहाँ से जाने के। ये रेंडरिंग है आपका, जैसे मैं रेंडर पे क्लिक करूँगा ना तो आपके पास ये रेंडरिंग में चले आएगा, इस तरीके से कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, वापसी आप पेंटिंग में आ जाते हैं इस तरीके से। और ये ऑप्शन बेक का, मॉडल बेकिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है वाइल द प्रोजेक्टिंग डिटेल्स फ्रॉम हाई टू लो कि टेक्सचर बेक किस तरीके से करा जाता है वो हम लोग आगे कवर अप करेंगे। यहाँ से बेकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये व्यू पोर्ट्स, टूल बार्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, लेआउट वगैरह सारी चीज़ें। सो ये क्या होते हैं, एसिड्स। एसिड्स हमारे पास क्या चीज़ें, एसिड्स हमारे पास ये चीज़ें, इनको हम लोग एसिड्स कहते हैं, जिसके आपके पास मटेरियल्स आते हैं, स्मार्ट मटेरियल्स आते हैं एंड सो ऑन, ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद ये टूल बार्स हैं, टूल बार, डॉक प्लगइन टूल्स वगैरह सारे के सारे ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर विजिबल हैं, ठीक है। ये हाइड रिसेट ये वाला बटन तो खैर कभी मैंने यूज़ ही नहीं करा। व्यू पोर्ट्स ये बड़े मज़े के हैं। व्यू पोर्ट्स इनकी शॉर्टकट क्या है कि पहले जस्ट मैं कोई भी एक बेसिक सा स्टैंडर्ड सा मटेरियल असाइन कर दूँ ताकि आपको दिख सके। देखें ये क्या कहलाता है, ये जो आपके पास ये व्यू पोर्ट थे, डिस्प्ले मटेरियल, चैनल वगैरह सारी चीज़ें, ये क्या होता है कि जैसे आपने बेस कलर देखना है, इंशाल्लाह जब आप टेक्सचरिंग, डिटेल टेक्सचरिंग करेंगे तो तब आपको इसके बड़ा फीचर समझ में आएगा कि यार ये क्यों नीड पड़ती है। ये आपके पास है कि बेसिक कलर, जस्ट इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेस कलर जो कि आपको यहाँ पर भी हाईलाइट हो रहा है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पास हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद है रफनेस, सॉरी मेटालिक, जो कि यहाँ पर आपको दिख भी रही, कोई मेटालिक उसके ऊपर है नहीं। और ये है रफनेस एंड मैं जस्ट सी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, बाय प्रेसिंग द बटन ऑफ सी। आप इस तरीके से व्यू पोर्ट को देख सकते हैं और नॉर्मल हाइट एंड हाइट प्लस नॉर्मल प्लस मैश एंड दिस अदर स्टफ। सो बाकी अब जब वापसी आपको इन चैनल्स के अंदर है, वापसी आपको फाइनल मोड के अंदर आना है, जो कि बेसिक इसका वो है पीबीआर का जो रियल टाइम रेंडरिंग वाली चीज़ है, वो आप क्या करते हैं एम पर आ जाएंगे तो आपको रियल टाइम आपको रेंडरिंग दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी आप जो अभी जो देख रहे हैं वो ये रियल टाइम रेंडरिंग भी कहलाता है, ठीक है ना। इसके आपके पास फिलहाल शेडोज़ ऑन नहीं हुए, बाकी सारी चीज़ें आपको ये लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें दिखा रहा है। सो ये आपके पास इस तरीके से दिखेगा बाय प्रेसिंग डी एम, अगर आप चैनल्स के अंदर चले आते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं व्यू पोर्ट, ये वाली चीज़ें छोड़ दें, पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट भी सदर स्टफ, ठीक है, हम लोग यहीं पर ही रहेंगे और हमारा जो प्रोसेस है ना काम करने का वो यहीं तक महदूद है। और बाकी इन शॉर्टकट पे तो हम लोग जाएंगे नहीं इंशाल्लाह, इन बटन्स पे तो जाएंगे नहीं, जैसे हम लोग शॉर्टकट्स पर ही काम करेंगे जो कि आपके साथ इंशाल्लाह कवर अप होंगे। अच्छा, अब आती है विंडोज़। 3 ऑप्शन है, एक तो रियल टाइम जो कि आप यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ना ये ब्रश से पेंटिंग कर रहा हूँ। एक है रियल टाइम पेंटिंग, ठीक है, ये वाली चीज़, यह भी ये वाली चीज़, ओके, यहाँ पर आए थे अगेन ये वाली चीज़, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो है यूवी प्लस रियल टाइम। जब आप F1 प्रेस करते हैं ना तो आपके पास यूवी लेआउट आ जाता है, यह आपका यूवी लेआउट था,
ठीक है। और ये है व्यू पोर्ट, जिस तरीके से पहले रेंडरिंग काम कर रहा था। आप चाहें तो यहाँ से भी पेंट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहलाता है यूवी प्लस लेआउट वाला, यूवी लेआउट प्लस आपका जो रियल टाइम जहाँ पर आप पेंटिंग कर रहे थे। सो जो तीसरा आपके पास स्टैंडर्ड था F1, तीसरा जो आपके पास एक और जो ऑप्शन है वो है सोलो यूवी लेआउट, ठीक है। सो इसके अंदर आप जो है ना सोलो पर काम करते हैं, लाइक आपके पास मॉडल नहीं दिख रहा होता और आप जो है ना जस्ट यहीं पर ही जो पेंटिंग वगैरह टेक्सचरिंग वगैरह जो है ना यहाँ पर इस तरीके से कर रहे होते हैं। सो ये आपके पास 3 विंडो आती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आपके पास ना जब इस तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अक्सर ऐसा होता है बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको यूवी के अंदर जो है ना पेंट करते में दिख रहा होता है कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूवी से पेंट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो मेरा हाथ तो खैर काफ़ी बेहतर, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से भी खींच दी, लेकिन आपको अगर यहाँ से खींचनी है तो डायरेक्ट आपने शिफ्ट प्रेस करा और डायरेक्ट इस तरीके से देख रहे हैं। सो यूवी लेआउट के अंदर पेंटिंग करना जो है ना वो इस तरीके से बेनिफिशियल रहता है, ये देख रहे हैं। सो यूवी लेआउट प्लस रियल टाइम रेंडरिंग टेक्सचरिंग, ये 3 प्रोसेस हैं बाय F1 आपके पास ये वाली चीज़ आ गई। F2 से आप सोलो मॉडल के अंदर टेक्सचरिंग और पेंटिंग करते हैं और F3 से आप जो है सोलो यूवी के अंदर पेंटिंग करते हैं। ये आपके पास आ गए व्यू पोर्ट्स, ये हमने लोगों ने व्यू पोर्ट हैंडल कर लिया। उसके बाद आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये रही। अच्छा, जब आप सब्सटेंस पेंटर खोलेंगे ना, सो ये चीज़ आप देखेंगे आपके पास जो है ना वो आपका जो ब्रश है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जो पहले यूज़र होंगे जिन्होंने जस्ट सब्सटेंस इंस्टॉल करा होगा उनके पास सब्सटेंस के अंदर ब्रश जो है ना कुछ इस तरीके से इंडिकेट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से फुल ब्रश प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास ब्रश की वो एक्चुअल शक्ल दिखेगी जिस शेप के अंदर वो है। लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं शेप्स के अंदर जाकर कोई एग्जिस्टिंग अपना शेप, जैसे कि मेरे पास ये रहा, तो आपके पास ना ये इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, वो यहाँ से ना आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहा होगा ब्रश आउटलाइन कर्सर। तो आपने यहाँ पर आना है और जस्ट हिट करना है कि फुल ब्रश प्रीव्यू कर्सर, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। मोस्टली जो यूज़र्स है ना सब्सटेंस के नहीं हो उनको ये वाली परेशानी होती है कि हाउ कैन वी सी आवर ब्रश जो कि एग्जिस्टिंग शेप के अंदर है वो हमें नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ब्रश की प्रॉपर्टी जो कि साइजिंग वाली चीज़ है, ये रही। आप फोटोशॉप यूज़र होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब्सटेंस इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिलेट करती हैं फोटोशॉप से, लाइक लेयरिंग और मास्किंग और ग्रुपिंग एंड फोल्डरिंग। उसके बाद ये वाली ब्रश की प्रॉपर्टी, आप किससे साइज डाउन और इंक्रीज किससे कर रहे हैं। आपके पास ये 2 बटन्स हैं ब्रैकेट वाले, क्लोज ब्रैकेट और जो सेमी ब्रैकेट वगैरह वाले। आप ये ब्रैकेट से जिस तरीके से फोटोशॉप से बड़ा छोटा होता है, आप ये ब्रैकेट से जो है ना छोटा बड़ा कर रहे हैं। देखें मैं बाय जस्ट प्रेस कर रहा हूँ ये वाला ब्रैकेट और ये वाला क्लोज ब्रैकेट। सो इससे आप ब्रश छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फ्लो। फ्लो क्या करता है, सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी जो है ना इंटेंसिटी को थोड़ा लाइट कर देता है। ये आप देख रहे हैं फ्लो मैंने छेड़ा, सब्सटेंस जो है ना वो इसके अंदर ओपेसिटी के नाम से मेरे ख्याल में वहाँ पर स्ट्रोक ओपेसिटी अलग डिफरेंट है कि ये फ्लो जो है ना आपके थोड़ा सा इंटेंसिटी को थोड़ा वो कर देगा। ये देखें ना ये वाली चीज़, और जब मैं हार्ड कर दूंगा तो ये हार्ड इस तरीके से लेकर आएगा। अच्छा, ओपेसिटी क्या करती है, ओपेसिटी देखें, ओपेसिटी का काम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है यही, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। देखिए ओपेसिटी क्या कर रही है कि शेप को जो है ना उसी के साथ मर्ज करा रही है, जबकि फ्लो क्या कर रहा है ये देखें, फ्लो जो तोड़ रहा है छोड़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि मैं जो हूँ अभी फ़िलहाल माउस से पेंट कर रहा हूँ। मैं मोस्टली जो है ना वो अपने पास ड्राइंग पैड है, मैं ड्राइंग से पैड से जो है ना वो करता हूँ, तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी की वजह से जो है ना फ्लो का बड़ा काम होता है। तो ये माउस से मुझे यहाँ पर कराना थोड़ा सा शायद थोड़ी सी दुश्वारी और आपको भी समझने में, लेकिन अब देखें यार इंडिकेट हो रहा है कि व्हाट फ्लो वर्क्स एंड हाउ फ्लो वर्क्स। देखें आप मल्टीपल इसके ऊपर जब जाएंगे ना ये देखें, और जबकि ओपेसिटी जो है वो डिफरेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड में काम कर रही है। देखें ये ओपेसिटी को लाइट करा, ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद मैंने ओपेसिटी को लाइट करा, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ओपेसिटी और जो स्ट्रोक का फ्लो का है वो थोड़ा सा लाइटर सा डिफरेंस है। उसके बाद आती है आपके पास स्पेसिंग, ये बड़े काम की चीज़ है। ये कैसे कि आप जब इस तरीके से काम कर रहे हैं, जस्ट मैं नॉर्मली करता हूँ, ये देखें ये मुझे इसने स्पेस दे दिया, मैंने जस्ट माउस को क्लिक करा हुआ है। जैसे फोटोशॉप के अंदर आप ब्रश पेंटिंग करते हैं, ये वही चीज़ है।
आपने इस तरीके से करेंगे तो ये ऐसा देगा, आपने स्पेस को बोला कि भाई मुझे चाहिए नहीं, तो आपको वो इस तरीके से लाइन लेकर आएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल ही काउंट्स के वो कर दिए तो ये ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पेसिंग दी और आपने बोला मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए इन शेप्स के अंदर, तो ऐसे कर देगा। सॉरी, स्पेस में थोड़ा वो कर देगा, ये देखिए ये ऐसी चीज़। सो स्पेसिंग बड़ी काम की चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब आप टेक्सचरिंग करेंगे, उस जब कभी नीड पड़ेगी, ख़ासतौर पर जहाँ पर आप स्टिचिंग करेंगे, ठीक है ना, किसी भी कपड़े के ऊपर सिलाई करेंगे, या फिर कोई आपके पास मेटल का पार्ट आ जाएगा जहाँ पर रिवेट्स लगे होते हैं, वो आप जब पेंटिंग करेंगे तो स्पेसिंग बड़ी आपके काम आएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है लेज़ी माउस। ये भी बड़ा मेरे लिए समझ लें बड़ा यूज़फुल टूल है। मेरे पास जो है ना वो शेप्स, मैं थोड़ा सा ब्रश को वो लेकर कर लूँ और हाईलाइट कर लूँ। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे जो ना पेंटिंग के दौरान स्मूथली चीज़ें चाहिए होती हैं, ये देख रहे हैं ये। उसके बाद मैं डिस्टेंस थोड़ा सा स्पेसिंग कम कर दे रहा हूँ, ये देखें। ये आपके पास थोड़ा सा स्मूथ ऑन कर देता है, और उसके बाद फ्लो जो है ना आपका बड़ा सा अच्छा सा हो जाता है। जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, आपके पास उतना ही जो है ना, ये देखिए माउस स्मूथ इस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ये पैरामीटर्स, जो कि आपके लिए सिमेट्री पेंटिंग के लिए जो है ना वो एक ऑप्शन है। किस तरीके से आप काम करते हैं, जैसे आपने क्लिक करना है और आप पेंटिंग करना शुरू कर देंगे। बट अभी जो है सिमेट्री हमारे पास ऑन है, लेकिन दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, एक मिनट मैं ज़रा अपना ये खोल लूँ, गिज़्मो, इसको हम लोग कहते हैं गिज़्मो। जिस तरीके से मैक्स के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था। सो ये क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि हमारे पास गिज़्मो जो है ना वो यहाँ कहीं था, जिसकी वजह से इसको इंडिकेशन ही नहीं मिल रही थी कि ये कहाँ पर करे, और हमें दिख भी नहीं रहा था, क्योंकि ये इन दोनों ऑब्जेक्ट का मीन निकाल रहा था। सही है ना? जबकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटली हैं। अगर मैं इसको चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के जब आप इंपोर्ट कराते हैं तो आपके पास ये वाला सिनेरियो आता है। तो आप क्या करते हैं, हमेशा आपके पास ये वाला ऑप्शन है गिज़्मो का, तो आप इसको सिंपली जस्ट बाय क्लिकिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस आप यूँ लेकर आते हैं और उसको अपने हिसाब से जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। अब मुझे देखना है कि मेरे ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट किधर है। सो अभी हमारे पास जो है वो सेंटर पॉइंट ट्रैक करने के लिए जो है ना कोई बीच में सेगमेंट नहीं है। सो हमें जो है वो अंदाजे के मुताबिक इसको करेक्ट करना है। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास सेंटर पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, और अब मैं पेंटिंग करना शुरू कर देता हूँ। फिलहाल मैं अपने माउस का डिस्टेंस कम करा, और अब दिखेगा जो सिमेट्री का जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, ये देखिएगा। ये सिमेट्री इस तरीके से वर्क करता है। आप किसी भी किस्म की क्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी भी किस्म की पेंटिंग कर सकते हैं, मैनुअली टेक्सचरिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से सिमेट्री का ऑप्शन है। और ये बाकी आपके पास जो है ना कुछ पैरामीटर्स हैं मिरर और सिमेट्री के, कि आपको रेडियल सिमेट्री चाहिए, या फिर आपको जो है ना एक्स के अंदर नहीं वाई के अंदर चाहिए, या जेड के अंदर चाहिए। सो इसके थोड़े से ये पैरामीटर्स हैं। फिर आपके पास रेडियल सिमेट्री आती है। रेडियल सिमेट्री भी समटाइम्स काम आ जाती है जब आपका जो टेक्सचरिंग वाली चीज़ है। लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ लेकर आता हूँ और रेडियल सिमेट्री पर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। मेरा गिज़्मो थोड़ा सा यहाँ पर है। सो अभी आप देखिएगा कि चीज़ें किस तरीके से अपेयर होना शुरू होंगी। देखिए आपका माउस इंडिकेट आपको करा देगा कि अभी क्या चीज़ बनने वाली है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका फंक्शन है। लेकिन देखिए अभी मैं काम कर रहा हूँ वाई एक्सिस पर, तो देखिए ये वाई एक्सिस पर काम नहीं कर रहा। सो मुझे सिमेट्री को क्या बोलना है कि भाई मैं अब वाई एक्सिस पर काम करने लगा हूँ। तो आपके पास सॉरी, इसका वाई जो है वो जेड होता है। ये थोड़े से कुछ चीज़ें हैं सब्सटेंस और मैक्स माया और मार्मोसा टूलबैग के अंदर के सब्सटेंस जो है ना, नॉर्मली इसका वाई जो है वो जेड होता है, और जो जेड जो है ना उसका वाई अक्सर। देखिए आपके पास जो है ना ये इंडिकेशन भी दिखा रहा है कि मैं थोड़ा सा माउस हटा दूं, कि देखिए जेड जो है ना आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, जबकि नॉर्मली जेड इस तरीके से होता है जेड एक्सिस पर। सो इनकी अपने कुछ टेक्निकली चीज़ें होंगी। सो आप भी अब यहाँ पर आए तो देखें, आप इस तरीके से बना लें कुछ भी सही है ना, इट्स ऑल अप टू यू। मिरर सिमेट्री इस तरीके से काम करती है, रेडियल सिमेट्री इस तरीके से काम करते हैं। ये आपने फंक्शन देख लिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये बटन,
ये पॉज इंजन कंप्यूटिंग का जब आप जो रेंडरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तब का, लेकिन ये मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस के अंदर तो कभी भी यूज़ नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ये 3D ओनली, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3D ओनली क्या करता है, ये टेक्सचरिंग वाला पार्ट है। जैसे कि आप ऑलरेडी 3D ओनली के अंदर है, अभी आप आ गए 3D प्लस 2D ओनली। इस तरीके से ये वाली चीज़ें जो कि हम लोग पहले ही कवर अप कर चुके हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये वाला ऑप्शन है पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू जो कि हम लोग करंट अभी पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। नॉर्मली कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग ऑर्थोग्राफिक के अंदर काम करना पड़ता है जब हम लोग एग्जैक्ट उन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं कि हमें जो है ना किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए होती। तो देखें ये आपके पास करंट ऑर्थो है। सो आपको आ जाना है और वापसी पर्सपेक्टिव में काम करना है। ऑर्थोग्राफिक का सबसे अच्छा जो एक फ़ायदा है वो क्या है कि सबसे पहले मैं मिरर सिमेट्री पर आ जाऊँ और सिमेट्री को ऑफ कर दूँ। ऑर्थोग्राफिक का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या चीज़ है कि जब मैं मैनुअली पेंटिंग करता हूँ, वो मुझे ऑर्थो कब यूज़ करना होता है कि जब मैं मॉडलिंग पर काम कर रहा हूँ, यानी कि मॉडल टेक्सचरिंग कर रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से जब एग्जैक्ट मुझे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती कि कौन सी चीज़ कहीं ऐसा। अच्छा देखें, ऑर्थो और पर्सपेक्टिव में फ़र्क देख लें अब आप। जब ऑर्थो में पर्सपेक्टिव में काम करूँगा ना, तो पर्सपेक्टिव में रहते हुए मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं, आगे पीछे हो गई थी। जैसे कि मैं यूँ यूँ अगर पेंट कर रहा हूँ तो देखें। सो समटाइम्स आपको ऑर्थो में रहकर ही काम करना पड़ता है। उसके बाद ये मेरे पास इंडिकेशन आई थी कि हाँ भाई मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस कर इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑर्थो पर्सपेक्टिव का फ़र्क तो ये था। उसके बाद आपके पास आई थी कैमरा कॉन्स्टेंट रोटेशन और फ्री रोटेशन। सो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप कॉन्स्टेंट यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। फ्री रोटेशन के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप जब फ्री पे जाते हैं ना, तो मैं करके दिखाना नहीं चाह रहा, मेरा मॉडल जो है ना बड़ा ख़राब सा कैमरा एंगल आता है, देख रहे हैं, थोड़ा अजीब बिहेव करना शुरू कर देता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कांस्टेंट पर आता हूँ और अपनी चीज़ें जो है ना इस तरीके से स्मूथ रखता हूँ, तो मेरा तो हमेशा इसी पर रहता है। उसके बाद है हमारे पास बेकिंग ऑप्शन, उसके बाद है पेंटिंग ऑप्शन, उसके बाद थोड़े से रेंडरिंग ऑप्शन है। करंटली हम लोग पेंटिंग में, तो इस वजह से पेंटिंग हमारे पास इनेबल है। बेकिंग बेकिंग हमारे टेक्सचरिंग की एक वो सबसे मेन कहने के की है। टेक्सचरिंग के दौरान आपके पास कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं ये वाले, सही है, और जिसके अंदर आप जो है कुछ चीज़ें सेट करते हैं। लेट सपोज कि आपके पास ये टेक्सचर की स्लॉट है, और उसके बाद आपके पास ये हाई पॉली लो पॉली की प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि हाई पॉली किस तरीके से बैक होता है और फ्रंटल, ये वाली सारी चीज़ें जो कि हम लोग अभी बाद में कवर अप करेंगे। लेकिन अभी बेसिक सा ओवरव्यू देता चलूँ कि बेकिंग प्रॉपर्टी यहाँ से आती है, सही है, आपने यहाँ से दी। और जस्ट अगर आपके पास हाई पॉली नहीं है तो आप इस चीज़ को रहने देते हैं और आप जस्ट बेकिंग पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुछ ये ऑप्शंस हैं, ये तब काम में आते हैं जब आपके पास हाई पॉली मॉडल यहाँ पर अपीयर हुआ हो। और कुछ फंक्शन है नीचे जो कि हम लोग नहीं छेड़ते इसको। फिर एंटी एलियासिंग है, आई रिकमेंड यू टू गो विद 16। और अगर आपके पास हाई कंप्यूटिंग वाला अच्छा प्रोसेसर वगैरह लगा हुआ है तो आप लोग 64 पर भी कर सकते हैं, विच इज़ सुपर सैम्पलिंग 64x। ठीक है, बेसिक पर आप चाहें तो नन कर सकते हैं अगर आप कोई छोटे मॉडल पर काम कर रहे हैं। एंटी एलियासिंग क्या चीज़ होती है, एंटी एलियासिंग ये होती है जब आप मॉडल को बेक करा रहे होते हैं तो उस दौरान आपके पास कुछ एजिस के माइनर जो कॉर्नर्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इनकी यहाँ पर। सो वो जो है ना कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देता है और वहाँ से ना ब्लैक स्पॉट्स से आना शुरू आते हैं या वाइट स्पॉट्स से आना शुरू आते हैं, तो विच इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू वाइल दिस कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम। आप यहाँ पर से ना एंटी एलियासिंग को जाकर जो है वो 64 और 16 पर कर सकते हैं। उसके बाद मैच की प्रॉपर्टी है, मैच क्या है, बाय मैश नेम और बाय ऑलवेज। सो ये जो है ना तब काम आता है जब आपके पास मैश नेम आपने प्रॉपर दिया वो, और आपके हाई पॉली पैरामीटर्स के अंदर भी जो है ना ये वाली चीज़ें अलाइन हुई हुई हो, लो पॉली के अंदर भी अलाइन हुई हो, तब काम आता है। और उसके बाद ये हाई लो, इसको हम लोग नहीं छेड़ते, ठीक है, और ये भी नहीं छेड़ते। सो ये सिंपल सा एक ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद एक ये कि आपके पास ये ऑप्शन है हल्का सा, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसेंस पेंटर 2013 है और कौन सा है आई गेस, विच इज़ लाइक ये 2023 है। सो इसके अंदर ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट कर दिया इन लोगों ने, वरना यहीं पर एक बेक का ऑप्शन आता ना यहाँ पर पुराने वाले वर्जन के अंदर। अगर आपके पास पुराना है तो पुराने के अंदर यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स और बेक बॉक्स। सो बेक बॉक्स और बेक सेलेक्टेड के अंदर फ़र्क क्या है कि आपके पास जो यहाँ पर मैं अगर
रिटर्न टू पेंटिंग मोड जाता हूँ तो आपके पास ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ रहे हैं विच इज़ कॉल्ड बेक सेलेक्टेड इन द बेक फंक्शन। सो आपसे ये पूछता है कि बेकिंग के दौरान भाई आपको जो है वो बेक जस्ट सोलो ऑब्जेक्ट करना है या फिर कंप्लीट होल सीन करना है। होल सीन मीन्स बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स एंड सोलो ऑब्जेक्ट्स मीन्स बेक बॉक्स। सो हमको फिलहाल बेक बॉक्स करना है तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं और जस्ट सिंपली क्लिक बाय दिस ऑप्शन। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको बेकिंग के दौरान। अगर आपने यहाँ पर लिमिटेशन डाली हुई है आपको 1024 या 512 करने तो बहुत क्विकली रिस्पॉन्स कर देगा। अगर आपको 8K या 4K पर गेम है तो थोड़ा टाइम ले लेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये बेक हो चुका है तो आप वापस आते हैं रिटर्न टू पेंटिंग मोड। सो करंटली हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो बेक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम अगर आप टेक्सचर स्लॉट्स में आते हैं, ये आपके पास थोड़ा सा लेयर पैनल है। अब इस चीज़ को कवर अप करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को कवर अप करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्लॉट्स पूरी की पूरी कवर अप कर चुके हैं। फिर ये मटेरियल्स भी कवर अप कर चुके हैं कि मटेरियल्स ये अलग अलग सोल ऑब्जेक्ट्स ये होते हैं। इस तरीके से हाइट और हाई भी होते हैं यहाँ से। और अगर आप यूडीम पर कहीं भी होते हैं, जो कि मैंने अभी यूडीम आपको नहीं पढ़ाया, तो यूडीम के अंदर क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नीचे ही ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो आपको दिख रहे होते हैं। सो आप क्या करते हैं कि मैन्युअली आप यहाँ पर भी पेंटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर भी पेंटिंग कर सकते हैं। आपको रन टाइम पर कोई दुश्वारी नहीं होती। यहाँ पर आपके लिए क्या है कि आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है वाइल पेंटिंग और टेक्सचरिंग। ठीक है, सो अभी थोड़ा सा ये कवर अप करते हैं और ये वाला कवर अप करते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू होते हैं। ये हमारे पास मटेरियल की स्लॉट जिसको हम एसिड्स लाइब्रेरी भी कहते हैं। इन एसिड लाइब्रेरी के अंदर आपके पास मटेरियल्स आ जाते हैं और स्मार्ट मटेरियल्स आ जाते हैं जो कि ये रहे। स्मार्ट मास्क आ जाते हैं। उसके बाद फिल्टर्स आ जाते हैं जो कि ये रहे। और ब्रशेस हैं। ब्रशेस बड़े अच्छे और मज़े के ब्रशेस हैं जो कि हम लोग अभी कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद ये अल्फाज जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आपके सब्सटेंस पेंटर के अंदर टेक्सचरिंग के दौरान। इनका बड़ा रोल होता है अल्फाज का ना, बहुत ज़्यादा रोल होता है। और उसके बाद है आपके पास ये थोड़े से इसको पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। इसको जो है इन लोगों ने मल्टीपल कर दिए। पहले ये ना बहुत ज़्यादा सोलो थे, लाइक उनके अंदर टेक्सचरिंग के अंदर जस्ट टेक्सचर्स पड़े होते थे जो कि ये बिल्ट इन ये पड़े हुए। लेकिन इन लोगों ने अब जो है ना ये थोड़े से नॉइज़ और जनरेटर्स भी वगैरह भी इसी के अंदर ऐड कर दिए। और ये आपके पास इन्वायरमेंट है। सो इन्वायरमेंट में तो बहुत जाना बहुत कम होगा हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो है ना मोस्टली सिंपल बेसिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो कि हमारे पास सेलेक्टेड है। मेरे ख्याल में ये वाला सेलेक्टेड है शायद। सो हम लोग हमारे पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, मटेरियल्स तो सबसे पहले मैंने मटेरियल ही असाइन करा था जो कि हमारे पास यहाँ शो आता है। जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे वो चीज़ आ जाएगी आपके लेयर पैनल के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे लिंक हुई हुई, जिसकी वजह से मैंने जो है पहले ये वाला कवर अप नहीं करा, ये वाली चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो आप क्या करते हैं आपके पास ये जब भी आप मॉडल इंपोर्ट कराते हैं तो आपके पास ये वाइट सा मॉडल दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं उस वाले को भी जो है ना डिलीट कर देता हूँ। मैं करंट इस बॉक्स पर हूँ। ठीक है, अब मटेरियल अप्लाई करने का तरीका क्या है? सिंपली कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप यहाँ पर आएंगे, आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप के दौरान जो है ना आप को ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए जैसे मैं अभी सिलेंडर वाले लेयर पैनल के अंदर हूँ। जैसे ही मैं दूसरा ऑब्जेक्ट मारूंगा, मटेरियल मारूंगा, इसके ऊपर असाइन करूँगा तो देखिए मैं अब बॉक्स पर आ गया। तो यहाँ से भी शफलिंग हो सकती है। ठीक है, सो आपने पहले जब मटेरियल ये वाला असाइन करा था तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें चेंज करनी होती हैं। तो हम वो किधर से चेंज करेंगे, वो हम यहाँ पर आ जाएंगे लेयर पैनल के अंदर। ये हमारा कहलाता है लेयर पैनल। और जब कभी भी आप मॉडल इंपोर्ट कराते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक लेयर ये वाली खुली रहती है। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके नीचे आपके पास कंट्रोलिंग के लिए ये थोड़े से ऑप्शंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास ये थोड़े से प्रोजेक्शन के यूवी प्रोजेक्शन है, ट्राई प्लेनर प्रोजेक्शन है और दूसरे अदर प्रोजेक्शन है जो कि हम लोग अभी कवर अप करेंगे। तो फिलहाल अभी इसने यूवी को रखा हुआ है और ये बाय डिफॉल्ट यूवी पर ही होता है। अगर आपको नीड होती है कि आप ट्राई प्लेनर पे जा रहे हैं, दूसरे अदर प्रोजेक्शन पे जा रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड और रिक्वायरमेंट कि आप क्या आपकी अगर नीड है तो आप उन पैरामीटर्स और प्रोजेक्शन पर जाते हैं।
लेकिन फिलहाल यूवी पर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें यूवी पर ही इसको प्रोजेक्ट करना है, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इन सबस्टेंस पेंटर। उसके बाद आपके पास है ये वाली चीज़, इसको हम लोग नहीं छेड़ते, और ये यूवी रिपीट वाला, इसको भी हम लोग नहीं छेड़ते। ठीक है, आपके पास जो मेन पार्ट आ जाता है वो आ जाता है टाइलिंग का। मोस्टली जो टेक्सचर जब अप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो बड़े स्केल के ऊपर आते हैं। ठीक है, सो उनको हमें छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, जस्ट यहाँ पर आके आप जो है ना इसको कर देते हैं 10। ये देखें, ये थोड़ा आपको बेहतर लगना शुरू हो चुका है। सो इस तरीके से आप इनको स्केल डाउन और स्केल अप करते हैं। अगर आप चाहें तो यूवी से भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि यार हमें जो है ना थोड़ा सा मैनुअली इस तरीके से करना पड़ता है, या फिर ऐसे कर देते हैं। सो अगर आप चाहते हैं प्रोपोर्शनली हो, तो बाय प्रेसिंग द शिफ्ट बटन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये हो रहा है प्रोपोर्शनली। ठीक है, और नॉर्मली अगर आपको करना है ऐसे ही, जो अगर आपको स्ट्रेच वगैरह कुछ चीज़ें करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से जब आप स्केलिंग करते हैं तो आपके पास ये ग्रेजुअली करता है। जैसे मैं अगर 8 करूँगा तो ये 8/8 ही जाएगा। अगर आपको नीड है और आप मैनुअली यहाँ से स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, तो आप इसको हटा देंगे, यानी कि इसको इनेबल कर देंगे, सॉरी डिसेबल कर देंगे, और आप इसके बाद जो है ना आप यहाँ से चाहें तो 8/6 कर सकते हैं, ये 8/7 कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप चाहते हैं कि ये रीसेट हो जाए, जस्ट आपने एक मरतबा क्लिक करना है, ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई यूवी की टाइलिंग। उसके बाद आ जाती है यूवी की रोटेशन। यहाँ पर ये आप यूवी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको अभी इस तरीके से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं किसी और अल्फ़ा या कोई और चीज़ अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको इजीली दिख जाए कि यूवी रोटेशन किस तरीके से होती है। मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे आपको इंडिकेट हो कि यूवी जो है वो आपकी घूम रही है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास आ गए यूवी, हमने इसको कर दिया 5। ठीक है, अब मुझे रोटेट करना, तो देखिए अब आपको इंडिकेट होगा ये यूवीज़ रोटेट होना शुरू हो चुकी हैं। सो ये भी बड़े काम का एक आपके पास फंक्शन है। जब कभी पेंटिंग कर रहे होते हैं कुछ, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास जो है ना रोटेशन आपको नीड होती है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप चाहें तो मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, सो अगर आपको लॉक करना है, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और आप इस तरीके से बाय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप जा सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये आपको डिग्री वाइज लेकर जाता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाती है ऑफसेट। ऑफसेट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब कभी हमें जो है ना वो टेक्सचरिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे टेक्स्ट है कुछ किसी मटेरियल के अंदर हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, या फिर हमें कुछ चीज़ रिपीट करनी होती है, तो हम यहाँ से जो है ना इसको ऑफसेट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से यूवीज और आपकी जो है ना ऑफसेट होना शुरू हो जाती हैं। चाहें तो मैनुअली यहाँ से भी आप ऑफसेट कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने पहले स्केलिंग करी थी, रोटेशन करी थी। अब ऑफसेट की बारी, ये हो रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर और ये हो रहा है वाई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप यूवीज मैनुअली जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो गई आपकी यूवी की ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोजेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। जो आपने मटेरियल यहाँ से असाइन करा था इस मॉडल के ऊपर, अब आपको उनके पैरामीटर्स को छेड़ना है और उनके ऊपर से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है, आ जाते हैं इस मॉडल के ऊपर, ताकि कुछ तो इंटरेस्टिंग सा दिखे। अच्छा देखें, इसकी यूवी बिल्कुल सही थी और इसकी यूवी मैंने स्ट्रेच रखी थी फॉर द डेमो, कि देखें करंट आपके पास, अगर मैं इस मॉडल को फ़िलहाल यहाँ पर आता हूँ और इस मॉडल को मैं अगर डिलीट करता हूँ, तो देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी दिख रही हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी स्ट्रेच हुई हुई दिख रही हैं। क्यों? इनकी यूवीज़ स्ट्रेच हुई हुई हैं, यानी कि सिलेंडर की। तो मुझे अब क्या करना है, अगर सिलेंडर की यूवीज़ स्ट्रेच हुई हुई हैं, तो जो मैनुअली ऑप्शन मुझे मैंने आपको बताया था, आप वो वाला तरीका अपना सकते हैं। वो किस तरीके से, कि आपने करना है ये वाली चीज़ मैनुअली आप जो है ना इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, तो देखिए मैनुअली यहाँ पर आपको इस चीज़ का फ़ायदा रन टाइम पर ये दिख रहा है। ये मैंने इसीलिए इसकी यूवी स्ट्रेच रखी थी, ताकि आपको ये वाली चीज़ कवर अप हो जाए कि जब मैनुअली जो हम लोग स्ट्रेच करते हैं वो किस वजह से करते हैं। ठीक है, सो अब
हमने जब मटेरियल यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन करा, अब हमें मटेरियल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। लेट्स सपोज के कलर्स चेंज करने हैं, या उसकी हाइट को कम करना है, या नॉर्मल मैपिंग को थोड़ा सा कम करना है, या फिर हमें रफनेस उसकी मेटलनेस की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा छेड़ना है। तो इस सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पर कवर अप हो सकती हैं और चेंज हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे नॉर्मल को भी थोड़ा सा हाईलाइट रखना है और मुझे हाइट की प्रॉपर्टी को हटाना है, तो हम लोग इस तरीके से भी रख सकते हैं। वापस जाएंगे तो हम लोग इस तरीके से भी रख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या बेहतर लग रहा है या फिर क्या सुटेबल लग रहा है। सो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आती है रफनेस और मेटलनेस की प्रॉपर्टी। ये लेदर का पार्ट है, सो तो मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लूँ 1.2। ठीक है, सो थोड़ी सी ये आपके पास टाइलिंग आ चुकी है। अब मुझे इसकी कलर्स को चेंज करना है। लेट्स सपोज, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ये वाली सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो हर मटेरियल के अंदर हो। हर मटेरियल के अंदर अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर आप कलर चेंज नहीं कर सकते। सो आपके पास ये कन्फ्यूजन देना चाहिए कि भाई हमें तो इस तरीके से बताया गया था कि भाई कलर आप यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर मटेरियल कि आप कौन सा मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है भी कि नहीं। ठीक है ना, तो फिलहाल अब इसके अंदर कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे इसको रखना है थोड़ा सा ग्रीनिश, ये वाली चीज़ आ गई। सो ये इस तरीके से हो गया। फिर अंदर की जो ये वाली प्रॉपर्टी इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा सा लाइट ग्रीनिश। ठीक है, आपने यहाँ से चेंज कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है लेदर रफनेस की प्रॉपर्टी, जो कि ये आपको रफनेस की वजह से दिख रहा है। देख रहे हैं आप, मैं इन हाईलाइट्स की बात कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, जो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आपको दिख रही है, ये आपको दिखाती है रफनेस की प्रॉपर्टी की वजह से। जैसे ही मैं जिसको जितना रफ करूँगा ना, ये उतना शाइनी होना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, अब बिल्कुल ग्लास वाली फीलिंग आना शुरू हो गई। और जितना मैं इसकी रफ की प्रॉपर्टी को बढ़ाता रहूँगा, तो मीन्स कि ये उतना रफ होना शुरू होगा। देखें अब आपके पास कुछ भी किसी किस्म की कुछ नहीं आ रही, ये लाइट आपके पास से खाली जस्ट बाउंस कर रही है। तो रफनेस की प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। अब आ जाती है आपके पास रफनेस की वेरिएशन। अब अच्छा, वेरिएशन में क्या वो होते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़। देखिए, रफनेस में आपके पास थोड़ी सी और बढ़ाता हूँ। देखें, थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दिखेंगी थोड़ा सा यहाँ पर ग्रंज काइंड ऑफ है। फिर उसके बाद मतलब स्टेटिक आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है। ठीक है ना कुछ मिक्स और मर्ज यहाँ पर हुआ है। सो ये वेरिएशन की वजह से हो रहा है। देखें, ये देख रहे हैं, मैं पूरा बंद कर दूंगा तो ये पूरा चमकना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ये देखें वेरिएशन जो ग्रंज इसके अंदर बिल्ट इन डला हुआ है। सो ये यहाँ से आप थोड़ा सा लाइट और डार्क इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लेदर की मेटालिक है। मेटालिक हम लोगों को रखना ही नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल ही ज़ीरो पर रखेंगे। जैसे ही मेटालिक आप ऑन करते हैं ना, तो वो बिल्कुल चमकीला वाला जो इफेक्ट होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेटालिक ये काम करता है नॉर्मली हर मटेरियल के अंदर, सब्सटेंस के हर मटेरियल के अंदर ये वाला काम करता है मेटालिक। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने इसको बंद करा हुआ है। फिर स्केल डेंसिटी है, ये देख रहे हैं, ये टाइलिंग काइंड ऑफ चीज़ें। ये यहाँ से आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अप्स एंड डाउन जो भी आपको बेहतर लग रहा है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये राउंडनेस है, ये वाली चीज़ें। सो मटेरियल आपके पास है, लाइब्रेरी आपके पास है। इट्स ऑल अप टू यू आप कौन सा मटेरियल अपने मॉडल पर मारते हैं और कौन सा मटेरियल से आप जो है चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। डिस्टॉर्शन, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इस मटेरियल के अंदर बिल्ट इन पड़ी हुई थी। सो यहाँ से आप जितनी भी चीज़ें हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कोई इसको कॉन्क्रीट का मटेरियल असाइन करता हूँ, जैसे कि स्टोन है, स्टोन का देख लेते हैं। जब कभी भी आप कोई काम करेंगे आपको नहीं चाहिए तो आप नीचे वाला मटेरियल को डिलीट करेंगे। सही, कीप इन माइंड दैट, क्योंकि आपके पास इसकी प्रॉपर्टी भी इसको दिख रही होती है। देखें, ठीक है। सो ये लेयरिंग वाला जो आपके पास जो एक प्रोसीजर है ना, इसको आपने बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं एक ही मटेरियल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन लेटर ऑन हमारे पास मल्टीपल मटेरियल्स आ सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स बन सकती हैं, उसके बाद अल्फाज आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेयरिंग होती रहती है। तो आपको लेयरिंग का बड़ा ख्याल रखना है, वाइल टेक्सचरिंग और पेंटिंग, और उसके बाद फोल्डरिंग और नेमिंग कन्वेंशन, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना आपने मेंटेन करके रखनी, क्योंकि वंस आपके पास अगर इतनी सारी लेयर्स आ जाएंगी ना, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक या कोई क्या कहते हैं चेंज आना शुरू हो जाता है, तो आपको हल्की सी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वाइल फिक्सिंग द मॉडल और टेक्सचरिंग। ठीक है ना। सो आपने क्या करना है, आप लेयर को या तो बंद कर देंगे या तो फिर उसको जो है ना हाइड कर देंगे इस तरीके से। अब इसकी प्रॉपर्टी आ गई,
इसकी प्रॉपर्टी भी सेम वही तरीके से, अगर आपको नॉर्मल्स ऑन रखने तो हम यहाँ से ऑन रखेंगे और सारी चीज़ें जो है ना, जो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले करा था वो हम सारी चीज़ें इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सो ये तो हो गई आपके पास मटेरियल की असाइनिंग, कि मटेरियल को असाइन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी उनकी मॉडिफिकेशन। अब हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे इसके अंदर फर्दर टेक्सचरिंग का, ठीक है। लेट सपोज मुझे इसको बनाना है कंक्रीट का, और इसके अंदर जो है ना प्रॉपर्टीज़ वो तो सी अच्छी सी डालनी है, डिटेलिंग डालनी है। तो हम लोग अब किस तरीके से करेंगे, तो फिलहाल हम लोगों ने अभी असाइनिंग स्टडी करा है ना, कवर अप करा है। उसके बाद हमने करना है कि टेक्सचरिंग को किस तरीके से मज़ीद और इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल टेक्सचरिंग के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। सो वो अब कवर अप करते हैं, ठीक है। अब फोटोशॉप के अंदर हम लोग जो भी काम करते रहे वो करते रहे लेयरिंगली। लेयरिंग के अंदर आपने जो है ना मल्टीपल लेयर्स ले रहे हैं, उसके बाद ग्रुपिंग कर रहे हैं, टेक्सचरिंग कर रहे हैं और मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे इसके अंदर जो मोस्टली काम है ना वो है आपका मास्क का, ठीक है। तो आपने राइट क्लिक करना है जिस भी लेयर पर आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे जो स्ट्रेच हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा मैं फिक्स कर दूं। आपने इस तरीके से रख लिया, ठीक है। और आपने थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करनी है। लेट सपोज कि आपने इसके अंदर जो है ना कुछ और चीज़ें हाईलाइट करनी है या मल्टीपल टेक्सचर्स ऐड करने हैं, तो आपके पास मास्क आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप टेक्सचरिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आप मास्क से स्टार्ट करते हैं, और मास्क के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आना शुरू होते हैं कि ऐड वाइट मास्क, ऐड ब्लैक मास्क, फिर बिटमैप मास्क एंड अदर मास्क। और इस तरीके से मास्क की आपके पास देख रहे हैं हायरार्की किस तरीके से डिफाइन हुई है। ये सारी चीज़ें जो है मास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। सब्सटेंस के अंदर जितना भी काम है ना वो काम है ज़्यादातर मास्क का, ठीक है। सो हमने अब क्या करना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल बेक नहीं है तो हमको सबसे पहले इसको बेक करना है। सो आप चाहें तो यहाँ से भी बेक करा सकते हैं, ये रहा, और आप चाहें तो यहाँ से भी बेक करा सकते हैं। ये मैं किधर आ गया हूँ, टेक्सचर सेट सेटिंग के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। ये भी एक आपके सब्सटेंस का ओवरव्यू का एक पार्ट है, टेक्सचरिंग सेट सेटिंग। मैं यहाँ पर हूँ, लेयर के अंदर ही आपके पास यहाँ पर बिल्ट इन ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको ये चैनल्स हाईलाइट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। इस जगह पर ये चैनल्स कहलाते हैं, ठीक है। कलर, मेटालिक, रफनेस, नॉर्मल मैप, हाइट मैप, जो कि हम लोगों ने सी की जब की दबाई थी आपके पास जो ऑप्शन दिखने शुरू हो गए थे वो ये थे, नॉर्मल्स, हाइट, नॉर्मल प्लस हाइट प्लस मैश, ये वाली सारी चीज़ें। सो ये चैनल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये चैनल्स ये रहे, ये चैनल की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है ना। सो उसके बाद बेकिंग का ऑप्शन भी यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है, और आप चाहें तो यहाँ से भी बेक कर सकते हैं। सो मैं गया यहाँ पर बेक मैश मैप्स, जिसने मुझे वही वाली विंडो खुला दी जो कि हम लोगों ने पहले भी काम कर चुके हैं, और हमारे पास कोई हाई पॉली मॉडल अभी नहीं है तो हम जस्ट कर देंगे बेक सिलेंडर। ये हमारे पास बेक हो चुका है, ठीक है। जब आपके पास बेक होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर एक हायरार्की आना शुरू हो जाएगी कि सिलेंडर आईडीएम, रिक्लूजन, कर्वेचर, पोजीशन एंड सो ऑन। सो आप क्या करते हैं, आपके पास ये सारी प्रॉपर्टी आ चुकी हैं, यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं। आप क्या करते हैं, रिटर्न टू पेंटिंग मोड, ठीक है। जब आप बेक कर रहे हो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बेक के बाद जब आप बटन प्रेस करते हो उसके बाद आपका पीसी थोड़ा सा वर्किंग में लग जाता है, तो आपको मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप जो है किसी किस्म का कोई क्लिक का बटन ना दबाएं। मोस्टली क्या होता है, सब्सटेंस आपका क्रैश कर जाता है, ठीक है ना। तो आपने जब तक थोड़ा सा होल्ड रखना है, और किसी किस्म के बटन को या माउस को आपने क्लिक नहीं करना है कि आप देखना चाहें कि क्या हो रहा है। सो जब ये बेक हो जाए उसके बाद आप बेशक कोई भी बटन दबाएं, कोई भी चीज़ें करें, दोबारा फंक्शन के अंदर आ जाए। अच्छा, जब तक हमने बेक नहीं करा था तो ये हमारे पास मैप्स यहाँ पर नहीं थे। जैसे हमने कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर मैप्स भी हाईलाइट होना शुरू हो गए, ठीक है। सो ये बेकिंग की प्रॉपर्टी की वजह से ये चीज़ आना हमारे पास शुरू हो गई है। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे स्मार्ट मटेरियल्स, ठीक है। अभी हम लोग ये मटेरियल्स की असाइनिंग के अंदर थे तो हमारी सब स्मार्ट मटेरियल की असाइनिंग भी रह गई थी। सो मैंने सोचा कि पहले ये भी कवर अप कर दूं, ठीक है। सो ये वाले जो आपके पास पड़े हुए स्मार्ट मटेरियल कब यूज़ होते हैं, स्मार्ट मटेरियल हमेशा तब यूज़ होंगे जब आपका मॉडल बेक हुआ हुआ हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं स्मार्ट मटेरियल को, और उनका मॉडल जो है वो बेक नहीं हुआ हुआ होता।
मिसाल के तौर पर मैं इसको ये वाला मटेरियल असाइन कराता हूँ, तो बेकिंग की प्रॉपर्टी की वजह से इसके पास सारी चीज़ें आ गई हैं कि एजिस किधर हैं, या फिर जो है ना आपकी जो कर्वेचर है वो किधर है। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ें कहलाती हैं कर्वेचर और एजिस की वजह से। अगर ये बेक नहीं हुआ तो ये सिंपली आपके पास जो है ना वो इस तरीके से आ रहा होता। मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड अगर कर दूँ, कंट्रोल जेड यानी कि सारे मैप्स को मैं अगर डिलीट कर दूँ, तो देखिएगा सारी प्रॉपर्टीज़ जो है आपके पास गायब हुई हुई हैं, क्योंकि इसके पास कोई कर्वेचर या ऑक्लूजन या किसी भी किस्म का जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और जिसको ये ट्रीट कर सके या रीड कर सके। सो सब्सटेंस के जो स्मार्ट मटेरियल्स हैं वो डिपेंडेंट है आपकी बेक ऑप्शन के ऊपर, बेक मटेरियल बेक टेक्सचर्स के ऊपर। उसके बाद नॉट जस्ट स्मार्ट मटेरियल, आपके स्मार्ट मास्क, जनरेटर्स, ये तमाम चीज़ें जो है ना डिपेंडेंट हैं आपकी बेकिंग के ऊपर। अगर आपका मॉडल बेक नहीं है तो ना स्मार्ट मटेरियल काम करेंगे, ना स्मार्ट मास्क काम करेंगे और ना जनरेटर्स काम करेंगे। ठीक है ना, तो पहली चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद अगर आपको इनके अंदर से मॉडिफिकेशन करनी है, सो वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसके अंदर मटेरियल के अंदर पढ़ी थी, सेम चीज़ें, लेकिन बस अब क्या होता है यहाँ पर मास्किंग आ जाती है आपके पास। ठीक है, हम लोग मास्क को भी पढ़ना शुरू करेंगे जब हम लोग मास्क के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ये है स्मार्ट मटेरियल की चीज़ें। अच्छा, स्मार्ट मटेरियल के अंदर एक और चीज़ क्या है कि आप दूसरा इसके ऊपर मारेंगे ना, अप्लाई करेंगे, सो इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना अगर नीचे कुछ मटेरियल्स खुले हुए, एक्सेप्ट ऑफ दिस कंडीशन कि आपके पास जो है नीचे बेस वाली चीज़ जो है ना वो हाइड ना हुई भी हो। देखें, अगर मैंने इसको हाइड करा तो इसने मुझे नीचे की सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में बहुत कॉमन सी है और बहुत बेसिक सी है कि जो हायरार्की होती है तो उसके अंदर अगर आपके पास बेस वाला यानी कि ये वाली चीज़ अगर बंद है तो नीचे वाला तो हर हाल में ही दिखना है। ठीक है ना, सो मैं ये वाली चीज़ बता रहा था कि मटेरियल आप जब असाइन करते हैं तो मटेरियल की प्रॉपर्टी नीचे दिखना शुरू हो जाती है, जबकि ये चीज़ स्मार्ट मटेरियल में हमें देखने को नहीं मिलती सब्सटेंस पेंटर के अंदर। अगर आप चाहें तो उसको बंद भी कर दें, देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही अगर कुछ चीज़ें लेयर्स इसके अंदर अगर बंद हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको नीचे वाली प्रॉपर्टी दिखना शुरू हो जाएगी। सो आपको स्मार्ट मटेरियल अप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्मार्ट मटेरियल की थोड़ी सी लेयरिंग वाली चीज़ें। उसके बाद अंदर की ये वाली चीज़ें, मैं दोबारा से इस लेदर के ऊपर आ जाता हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी हम लोग टेकिंग करेंगे। सो स्मार्ट मटेरियल्स ये रहे सारे के सारे, और डिपेंड ऑन योर मॉडल कि आपको मॉडल किस तरीके का दिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से अप्लाई करते हैं और उसके अंदर तमाम मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइट विजिबल हो या उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी लाइट पड़े, या सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है ना कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी नहीं होती। सो हम वो किधर से कंट्रोल करेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर रफनेस की प्रॉपर्टी तो हैगी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मेटालिक की नहीं है, सही है, या फिर मिसाल के तौर पर कलर की नहीं है, जबकि कलर मेरे पास यहाँ मौजूद है, कलर की नहीं है। मैं चाहता हूँ कलर मेरे पास थोड़ा लो उसके अंदर दिखे, लो ओपेसिटी के अंदर दिखे, सही है ना, तो वो किधर से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कलर तो यहाँ से मैं चेंज बेशक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कलर को थोड़ा सा ओपैक रखना है, यानी कि मेरी ओपेसिटी दिखे। मैं चाहता हूँ नीचे वाले मटेरियल्स मुझे हाईलाइट होते हुए दिखें। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है बेस कलर के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर है, और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है ये वाला ओपेसिटी का, देख रहे हैं जिस तरीके से फोटोशॉप के अंदर है। आपने यहाँ पर नीचे लेदर का एक और रखा हुआ है, और आप जैसे ही यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी को कम करते हैं तो अब देखें नीचे वाला टेक्सचर आपके पास दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी मैं किसकी कम कर रहा हूँ, बेस कलर की प्रॉपर्टी कम कर रहा हूँ, ना कि मैं पूरे के पूरे स्मार्ट मटेरियल की प्रॉपर्टी को कम कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ से कम करते हैं। प्लस ये कि आपके पास इस तरीके से तमाम स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें मेटालिक की प्रॉपर्टी को कम करना है, आप मेटालिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कम करना और ज़्यादा करना आप शुरू कर देंगे। सेम एज बेस कलर और मेटालिक, रफनेस के अंदर भी ये कर सकते हैं, नॉर्मल और हाइट के अंदर भी यही चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप आते हैं, जब आप चेंज कर दें सो आप जो है इसको बेस कलर पर वापस कर दें, ताकि आपके पास ना यहाँ पर स्मार्ट मटेरियल के अंदर दिखना शुरू हो जाए कि आप किस मटेरियल पर काम कर रहे हैं।